वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू रनिंग गुड। आज 21 जनवरी 2023 है और दिन है सैटरडे। और दोस्तों आज दिन की शुरुआत जो है वो हम एक पॉजिटिव कोट से करेंगे। टॉम स्टोपार्ड का एक कोट है, ए हेल्थी एटीट्यूड इज कंटेजियस बट डोंट वेट टू कैच इट फ्रॉम अदर्स, बी ए कैरियर। मतलब क्या है इसका? हेल्थी एटीट्यूड जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो कंटेजियस होता है। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैलता है। बहुत ही इजीली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं हेल्थी एटीट्यूड को। लेकिन डोंट वेट टू कैच इट फ्रॉम अदर्स। मतलब यह है कि आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति को मिले और उसके बाद अपना पॉजिटिव या फिर हेल्थी एटीट्यूड हो उसकी राह मत देखिए। आप खुद एक ऐसे व्यक्ति बनिए जो हेल्थी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं और लेट्स स्प्रेड दिस हेल्थी पॉजिटिव एटीट्यूड टू अदर्स। आप खुद इसके कैरियर बनिए और आप दूसरे लोगों को अपने एटीट्यूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस कीजिए। यह कहते हैं टॉम स्टोपार्ड। बाय द वे, बात निकली है एटीट्यूड की, तो एक बहुत ही खूबसूरत किताब एटीट्यूड पर मैं पढ़ रहा हूँ। शायद आपने इस किताब का नाम सुना होगा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर की ये किताब है और नियरली ख़त्म होने को है। तो आने वाले कुछ समय के अंदर मैं एटीट्यूड जो है इसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कुछ लेक्चर्स बनाऊंगा। एंड बाय द वे, फोकस और टाइम मैनेजमेंट की सीरीज जो है वो चल रही है। आई एम श्योर आपने वीडियोस देखे होंगे। वे सारे नए स्टूडेंट्स जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू चेक दोज वीडियोस आउट। वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं, ईमेल भी curiously@gmail.com। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया देन प्लीज शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। तो आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डोंट जज व्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। दिस वन इज अबाउट जुडिशियरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बीच में जो टसल हमें देखने को मिल रही है। आपको याद दिलाऊं कि किरण रिजिजू साहब ने जो पत्र लिखा और उससे पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो जुडिशियरी के बारे में बताया था, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन की थी, तो वो भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा था, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जो हैं उन्होंने 2 नाम रेकमेंड किए कि ये 2 जजेस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बनाने चाहिए। और ये नाम जो हैं वो सरकार के द्वारा रिटर्न किए गए हैं। बेसिकली सरकार ने इन 2 नामों को रिजेक्ट किया है। पता है क्यों? क्योंकि ये 2 कैंडिडेट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये 2 कैंडिडेट्स ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स पर कुछ ऐसी बातें बताई थी जो थोड़ी सरकार को क्रिटिसाइज कर रही हो। तो इस चीज को लेकर सरकार ने ये 2 नाम जो हैं वो रिटर्न किए हैं। अब देखिए, यहां पर बात ये हो रही है कि कोई व्यक्ति अगर जज बन रहा है या फिर जज बनने वाला है, तो क्या वो अपने व्यूज, राइट, जो अपने पॉलिटिकल व्यूज हैं, क्या वो रखने का उनका अधिकार नहीं है? ऑफ कोर्स उनको ये रखने का अधिकार है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो भी हमारे देश के सिटीजन है, वो भी एक नागरिक है, तो वो भी इंसान है, राइट। तो उनको भी जो चीज़ें वो फील कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, तो वो कहने का उनका अधिकार है। द पॉइंट हियर इज वेदर बीइंग सिलेक्टिवली क्रिटिकल ऑन द इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स एंड डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट precludes one from becoming a judge। precludes का मतलब होता है prevent, राइट, रोकना। कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी सरकार की पॉलिसीज, सरकार के इनिशिएटिव्स, सरकार के डायरेक्शंस के ऊपर क्रिटिकल होता है या फिर उसकी निंदा करता है, राइट, लॉजिकली कोई अगर पॉइंट आपने बताया कि ये स्कीम, ये इनिशिएटिव सरकार के बराबर नहीं है, तो क्या उस व्यक्ति को जज नहीं बनना चाहिए? हमारे देश में तो ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यूएसए में ऐसा होता है। यूएसए में क्या है कि सुप्रीम और फेडरल कोर्ट के जो जजेस होते हैं, तो उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और सेनेट जो है वो मेजॉरिटी वोट से उनको अप्रूवल देता है, तब जाकर एक व्यक्ति जो है वो वहां की सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। अब यूएसए के बारे में यह कहा जाता है कि जो जजेस होते हैं ना, वो पार्टी के प्रति एक झुकाव रखते हैं, या तो रिपब्लिकन्स होते हैं या तो डेमोक्रेट्स होते हैं। वही व्यक्ति जो है उनको वो एक प्रेसिडेंट
जो हैं वो नाम सिलेक्ट करते हैं उनका, तो वहाँ पर थोड़ा पार्टी के प्रति आपका इंक्लाइनेशन हो तो वही व्यक्ति जो है वो जज बनता है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ पर सिस्टम जो है वो काफ़ी अलग है। वी नो इट वेरी वेल कि हमारे यहाँ पर कॉलेजियम जो है, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है, तो कॉलेजियम क्या है वो मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, यही मानकर चल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जजेस जो होते हैं वही जज को सिलेक्ट करते हैं, राइट। हमारे यहाँ पर ये सिस्टम है और कहा जाता है कि दुनिया में दूसरी कोई भी ऐसे सिस्टम नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पर इस प्रकार की सिस्टम जो है वो चल रही हो। हमारे देश में ये यूनिक सिस्टम है जो कॉलेजियम वाले सिस्टम है। चलिए कॉलेजियम के बारे में समझा ही देता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, राइट। हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है और बहुत सारी हाई कोर्ट्स हैं। तो कोई हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है या फिर कोई वकील जो है उनको जब हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है तो वो कौन डिसाइड करता है? वो कॉलेजियम डिसाइड करती है। और ये कॉलेजियम जो है उसमें कौन होते हैं? उसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें सीजेआई आ गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये बन गए 5 मेंबर्स कॉलेजियम के। हर एक हाई कोर्ट की भी कॉलेजियम होती है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो रिमेंबर दिस थिंग, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो फाइनल डिसीजन लेता है। हमारे यहां पर ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई जज जो है या फिर कोई वकील है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या फिर फंडामेंटल राइट्स का विरोध करता है या फिर ऐसी कोई भी चीज करता है जिससे वो अंडरमाइन होती है, तो फिर उनको जज बनाना जो है वो डेंजरस है। लेकिन अगर वो सरकार की कोई पॉलिसीज को लेकर अपना क्रिटिकल व्यू देता है तो फिर ये उस वजह से उसको जज ना बनाना जो है दैट इज नॉट राइट एट ऑल। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो भी पॉलिटिकल व्यू है उसको एक्सप्रेस करना जो है वो उसका एक प्रकार का राइट टू फ्री स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो उनका एक अधिकार है और वो उनसे नहीं छीना जा सकता। अब बेसिकली ये जो छोटी बड़ी चीज़ों पर इतने इश्यूज हो रहे हैं उसके पीछे मेन रीज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉलेजियम के बीच में, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जुडिशियरी के बीच में जो एक फाइट चल रही है इस चीज को लेकर है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राइट, ये पूरा अमेंडमेंट किया गया और नया लॉ जो है वो, नया एक कानून जो है वो सरकार ने बनाया, एक नई सिस्टम सरकार ने बनाई एनजेएसी की। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और तब से लेकर ये कॉलेजियम और गवर्नमेंट के बीच में फाइट जो है वो काफी इंटेंस हो चुकी है। कॉलेजियम का कहना यह है कि अभी जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, एमओपी जिसको कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कॉलेजियम जो है वो कुछ नाम सिलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती हैं और इसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई इश्यू है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉलेजियम को बता सकती है। फिर कॉलेजियम जो है वो डिसाइड करेगा। अगर कॉलेजियम को लगता है कि नहीं नहीं नाम जो है वो बराबर है, सही है, तो फिर वो अगर वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल ही देना है, इसमें कोई बहस जो है वो नहीं की जा सकती। तो ये सिस्टम है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कॉलेजियम कोई नाम भेजती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक लंबा समय ले लेती है एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट का ही कसूर है यहाँ पर। द थिंग इज कि ये कॉलेजियम और गवर्नमेंट के बीच में जो फाइट चल रही है इसका विक्टिम कौन बन रहा है? आम नागरिक बन रहा है। और जो जस्टिस है, ये दो चीज जो हैं ये रियल विक्टिम्स हैं इस इश्यू के। और सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे देश के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो उनको बैठकर ये प्रॉब्लम जो चल रहा है इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए ये सिचुएशन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ट्रेड विंड्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दिसंबर 2022 के एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलता है कि स्टीपेस्ट फॉल का मतलब क्या होता है? स्टीप यानी कि बहुत ही ऐसा ड्रॉप, बहुत ही स्टीप ड्रॉप जिसको हम कहते हैं। तो ऐसा फॉल हमें देखने को मिला। बेसिकली दिसंबर 2022 के आंकड़े ये दिखाते हैं कि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं तो पिछले 2 सालों का सबसे स्टीपेस्ट फॉल जो है वो हमें दिसंबर 2022 में देखने को मिलता है। हमने इस महीने यानी कि दिसंबर 2022 को 34.5 बिलियन डॉलर्स की आइटम्स को एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 12.2% कम है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है पिछले 3 महीनों के अंदर
कि ईयर ऑन ईयर के लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर के अगर हम आंकड़े को देखें, एक्सपोर्ट्स के आंकड़े को देखें, तो पता चलता है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। और कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उसका कहना ये है कि इसके पीछे मेन रीज़न जो है दैट इज़ ग्लोबल हेडविंड्स, यानी कि ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं इसकी वजह से भारत के मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स यानी कि सामान जो है वो कम एक्सपोर्ट हो रहा है। तो क्या है ये ग्लोबल हेडविंड्स? कौन सी ऐसी ग्लोबल चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत अपना सामान जो है वो कम एक्सपोर्ट कर पा रहा है? नंबर वन इज़ जो रिसेशन वाली सिचुएशन है यूरोप और यूएसए में। अब यूरोप और यूएसए में रिसेशन है तो हमारे देश के एक्सपोर्ट्स पर इसकी इंपैक्ट क्यों आ रही है? ऑफ कोर्स आएगी दोस्तों, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वाला रीजन या फिर यूरोप एज अ रीजन देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे देश से वहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर बायर जो हैं उसके पास कम पैसे हैं या फिर वो रिसेशन से जूझ रहा है, रिसेशन जैसी सिचुएशन से जूझ रहा है, तो उस समय पर वो क्या करेंगे? उन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे जो उनके लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। बाकी की चीज़ें जो हैं वो नहीं खरीदेंगे। तो ये इम्पैक्ट हो रही है। सेकंड थिंग, यूएसए भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो सेम थिंग अप्लाइज विथ इंडिया यूएसए एज वेल। कोविड-19 की जो चाइना में सिचुएशन चल रही है, बहुत सारा रॉ मटेरियल हम चाइना से मंगवा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। और बहुत सारे देशों में प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि हम हमारे देश का जो कहते हैं ना कि स्वदेशी अपनाओ, अब स्वदेशी अपनाने में कोई गलत चीज़ नहीं है। हर एक देश जो है वो यही चाहता है कि वो खुद प्रोड्यूस करे, खुद मैन्युफैक्चर करे आइटम्स को और वो खुद कंज्यूम करें। लेकिन जब प्रोटेक्शनिज्म जो है वो स्वदेशी अपनाव से थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव, उसमें यह होता है कि बाहर की कोई भी चीज़ें हम नहीं खरीदेंगे या फिर कम से कम चीज़ें खरीदेंगे या फिर ना के बराबर चीज़ें खरीदेंगे, तो ये होता है प्रोटेक्शनिज्म। तो ये चीज़ जो है वो अब बहुत सारी जगहों पर होने लगी है। तो ये कुछ ऐसे मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो रहे हैं। एक और रीज़न है, बड़ा सा रीज़न है, दैट इज़ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरे विश्व में एक हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिला। बहुत सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ गई, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ तो इसकी वजह से पैसे सेविंग कम हो रहे हैं, तो कम खर्च कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगेन दिसंबर 2021 की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट, 2021 की बात हो रही है, राइट? ये लास्ट दिसंबर के नहीं, उससे पहले का दिसंबर जो है तो उसमें हमने हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया था, राइट? 39 सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट रहा हमारा, $39.3 बिलियन पर मंथ। ये दिसंबर 2021 का आंकड़ा है। और उस साल हमने 2021-2022 में $422 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो हमारे लिए एक रिकॉर्ड था। लेकिन अब ये ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सलाह दी गई है कि ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन से अच्छा है कि हम मंथ ऑन मंथ रीडिंग करें या फिर कंपैरिजन करें कि लास्ट मंथ अगर लेट्स से दिसंबर में कम हुआ है तो उससे पहले नवंबर में क्या सिचुएशन थी और अब जनवरी में क्या सिचुएशन होगी। तो मंथ टू मंथ हमें देखना चाहिए, क्योंकि ईयर ऑन ईयर जो है वो नहीं देख सकते, क्योंकि हायर बेस इफेक्ट और ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। इसी के साथ दिसंबर की बात करें तो हमारा इंपोर्ट जो है वो भी थोड़ा कम रहा। तो इंपोर्ट कम होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी बात है। इंपोर्ट में ऐसा है कि हम बहुत सारी चीज़ें रॉ मटेरियल के तौर पर दूसरे देशों से मंगवाते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे यहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो थोड़ी बहुत सही नहीं चल रही है। तो दिस इज़ द थिंग, राइट? ग्लोबल एजेंसीज जो हैं वो ये कह रही हैं, S&P और दूसरी एजेंसीज के ग्लोबल रिसेशन की सिचुएशन की वजह से आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़े और ज़्यादा कम हो सकते हैं। और सरकार ने कुछ अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि अगर आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जो GST है वो वापस मिल जाती है, आपको रिबेट मिल जाता है, रेमिशन दिया जाता है। तो ये चीज़ें सरकार ने फटाफट कर दी। इसी के साथ साथ जो आयरन ओर हैं, तो इस पर जो एक कर्व था, एक बैन लगाया था, तो ये भी सरकार ने हटा दिया। इसी के साथ साथ जो मैक्रो नेशनल लेवल पर और माइक्रो पॉलिसीज़ जो है उसको भी अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए, फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, ताकि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चलते रहें। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फेमिनिज्म। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें बेसिकली दो ऐसे पॉलिसी आइडियाज़ दिए गए हैं जिससे हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है, हाउ डू वी मेक इंडिया ए बेटर प्लेस फॉर वुमेन? महिलाओं के लिए भारत जो है उसको एक अच्छी जगह कैसे हम बना सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो अच्छी होती हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट है ये बहुत ही
धीरे धीरे रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, लेकिन महिलाओं को चाहिए एक सिल्वर बुलेट, यानी कि एक फटाफट कोई चीज़ काम करने लगे, ऐसी कोई चीज़ चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें बताई गई है। नंबर वन इज कि सबसे एक इंटरेस्टिंग लाइन जो मुझे लगी वो ये है कि मनी ऑफ्टन चेंजेस एटीट्यूड्स फास्टर देन मोरालिटी डज, कि पैसों से लोगों का एटीट्यूड जो है वो फटाफट चेंज होता है कंपेयर टू मोरालिटी। अब ये इट डिपेंड्स, लेकिन इंटरेस्टिंग लाइन मुझे ये लगी ना। यहाँ पर पहला सुझाव ये दिया गया है कि महिलाएं जो हैं, वर्किंग महिलाएं, तो इन पर जो इनकम टैक्स का रेट लगता है तो इसको कम किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनकी जेब में थोड़े ज़्यादा पैसे रहेंगे, राइट। तो ज़्यादा पैसे रहेंगे यानी कि ज़्यादा उनका परचेजिंग पावर होगा, तो उस पर्टिकुलर घर के लिए भी अच्छी बात होगी। इसी के साथ साथ वे सारे परिवार जो अपनी बेटियों को, बहुओं को जॉब या फिर बिजनेस करने नहीं देते हैं, तो वहाँ पर भी उनको रियलाइज़ होगा कि ये बेटियां या फिर बहुएं जो काम नहीं कर रही हैं, मीन्स वो कर सकती है लेकिन उनको परमिशन नहीं दी जाती, कई घरों में ऐसा होता है, इज़न्ट इट। तो उनको पता चलेगा कि टैक्स में तो बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो ये परिवार मिस आउट कर रहा है। और अगर ये डर है कि अगर महिलाओं को कम टैक्स पे करना पड़े तो फिर रेवेन्यू लॉस होगा सरकार का, तो ऐसा भी नहीं है। क्या होगा कि जब वर्किंग महिलाएं जो हैं, उनको मीन्स ज़्यादा महिलाएं काम करेगी तो फिर टैक्स बेस जो है वो बढ़ेगा भारत का, और यही लक्ष्य है भारत का। अभी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर टैक्स बेस जो है वो बहुत ही नैरो है। इट्स लाइक अगर एक लाइन में यहाँ पर बनाऊँ, एक रफ ड्राइंग करूँ, तो ऐसी सिचुएशन है हमारी। हमारी सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, यानी कि बहुत कम लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। हमें क्या चाहिए, ज़्यादा लोग कम टैक्स पे करें। तो दिस इज द सिचुएशन दैट वी वांट टू क्रिएट। तो ये कब होगी, जब टैक्स बेस जो है वो एक्सपांड होगा। दूसरी जो चीज़ कि वे पेरेंट्स जो अपनी बेटियों के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको टैक्स रिबेट मिले, यानी कि उस परिवार को टैक्स में थोड़ा एग्जेम्पशन मिले, रिबेट मिले। लेकिन इसमें कोई कंडीशंस जो है वो ऐसी हार्ड कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए, वरना ये स्कीम जो है वो काम नहीं करेगी। तो सबसे लोवेस्ट अमाउंट रख दीजिए, लेट्स से कि 10,000 रुपये आप सेव करते हैं बेटी के नाम पर, तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। तो 10,000 जो है, तो इसे जो लो इनकम हाउस होल्ड है वो भी पार्टिसिपेट कर पाएगा, और एक सीलिंग भी रखनी चाहिए जैसे कि 1 लाख रुपए। तो इससे क्या होगा कि सारे पैसे जो हैं वो फिर इसमें नहीं चले जाएंगे, राइट। पैसे जो हैं वो मार्केट में भी रहेंगे। सेविंग में जब रहते हैं तब मार्केट में भी पहुंचते हैं ऑफकोर्स पैसे, लेकिन एक सेलिंग रखनी चाहिए 10,000 से 1 लाख, ताकि पैसे वाले व्यक्ति भी कर सके और गरीब परिवार जो है वो भी कर सके। और ये पैसे जो हैं वो कब मिले, कि जब वो एक बेटी है वो एडल्टहुड में पहुंच जाए, 18+ हो जाए, तो उसके बाद ये पैसे जो हैं उसको मिल सकते हैं। तो ऐसे जब वो एडल्ट हो जाए तो उसको ये पैसे भी काम आ सकते हैं। इसी के साथ साथ टैक्स रिबेट से क्या होगा कि जो पेट्रियार्कल इम्पल्सेस हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे, इन द सेंस के अगेन जो कहते हैं ना, मनी चेंजेस एटीट्यूड फास्टर देन मोरालिटी, कि अगर ये टैक्स रिबेट और ये सारे बेनिफिट मिलेंगे तो लोग जो हैं वो फिर सोचेंगे कि नहीं नहीं, बेटियों के नाम पर पैसे जो हैं वो सेव करेंगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मुझे ये लगा। आप सोचिए इसके बारे में। और होगा ये कि जब एक एज के बाद वो पैसे मिलेंगे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी रहेगा, और जो ओल्डर महिला हैं तो उनके लिए भी एक पर्सनल फ्रीडम जो है वो रहेगा, जब उनके पास अपने खुद के इकट्ठा हुए पैसे जो हैं वो रहेंगे। टू मेक ए डिफरेंस यू मस्ट थिंक डिफरेंट, राइट। तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा जब हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना है। तो मुझे लगता है ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुंबईकर्स जस्ट नीड ए सिटी दैट वर्क्स। मुंबई को कहते हैं, क्या पता है ना, सपनों की नगरी कहते हैं। ये एक ऐसा शहर माना जाता है कि यहाँ पर आपको काम मिल जाएगा। अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं या वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो मुंबई एक ऐसा शहर हमारे देश में कहा जाता है कि जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा कि आप गांव से या फिर छोटे टाउन से या फिर दूसरे छोटे सिटी से मुंबई जा रहे हैं तो आप वहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और मुंबई की जब भी बात आती है तो शाहरुख खान का नाम लिया जाता है। ऑफकोर्स शाहरुख खान जो हैं वो, उनकी स्टोरी आपको पता होगी। दिल्ली से वो जब मुंबई आए तो उनके पास कुछ नहीं था सिवाय बड़े सपनों के, और एक जज्बे और मेहनत तो बहुत करते हैं शाहरुख खान। और आज वी ऑल नो कि मन्नत की जब मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि हमारे देश के सबसे जो फेमस बड़े बड़े घर हैं, बंगलोज हैं, तो उनमें से एक है मन्नत। तो आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति यहाँ वहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो शाहरुख खान ने एक
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद कहा था कि आई सेल ड्रीम्स एंड आई पेडल लव टू मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत ही मीन्स आई एम नॉट लाइक इट्स नॉट कि मैं आई एम डाई हार्ड फैन। ऑफ कोर्स शाहरुख खान के बहुत सारे फिल्म जो हैं वो अच्छे लगे हैं, बट द थिंग इज़ के उनकी एक क्वालिटी जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ के वो बहुत पढ़ते हैं। शाहरुख खान एक अपने इंटरव्यू में बता रहे थे शायद उनके घर में उनके पास कुछ 20,000 जितनी किताबें हैं और लगभग वो सारी किताबें उन्होंने पढ़ ली हैं। तो यू कैन इमेजिन कि इतना बिजी एक्टर, राइट, इतना मेगा स्टार, एंड वो उन्होंने अपने आप को सेल्फ एजुकेट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हाल ही में कहा कि शिंदे और फडणवीस जो है वो मुंबईकर्स के जो सपने हैं वो फुलफिल करेंगे। ये बात उन्होंने तब बताई जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हाल ही में, लास्ट थर्सडे की बात है, जब उन्होंने 2 मेट्रो लाइंस मुंबई में लॉन्च की, इनोग्यूरेट किया, उद्घाटन किया इसका, और इसके साथ साथ 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए। मुंबई का इतिहास काफ़ी रंगीन रहा है, राइट। आप डॉक्टर BR आम्बेडकर साहब जब अपने गांव में थे तो वहाँ पर कास्टिज्म और ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब वो मुंबई या फिर बॉम्बे पहुँचे तो वो उनको वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर वो कास्ट और उन सारी चीज़ों का जो जो उनकी बेड़ियाँ थी उसको तोड़कर वो अपने पीक तक पहुँच सके। यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो मुंबई के हमें देखने को मिलते हैं। धीरूभाई अंबानी का केस भी इसमें शामिल किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी अदर पीपल एज वेल। तो यहाँ पर जो सपनों को पूरा करने की बात है, राइट, जो मोदी साहब ने बताई है, तो मुंबई के लोगों का रियल सपना क्या हो सकता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, राइट, कि मुंबई में रहने वाले मीनों के मुंबई में दुनिया का सबसे महंगा घर भी है और दुनिया की सबसे बड़ी जो चौल हैं, राइट, धारावी, तो वो भी वहाँ पर हैं। वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 कमरों वाला घर है, ऐसे लोग हैं जिनके पास एक ही कमरे में 10 लोग रहते हैं। तो मुंबई में ये आपको जो कहते हैं कि पैराडॉक्स जो है वो देखने को मिलता है कि 2 एक्सट्रीम एंड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो मुंबई के लोग क्या चाहते हैं, उनका सपना क्या है कि मुंबई कैसा होना चाहिए? ऐसा जो क्लीन और गार्बेज फ्री स्ट्रीट्स हो, जहाँ की पेडेस्ट्रियन पेवमेंट्स हो, जहाँ पर वो चल फिर सके, राइट, खुली जगहें हों, ओपन स्पेसेस एंड पार्क्स हों, बसेस और ट्रेन्स अवेलेबल हों, वाटर और क्लीन एयर अवेलेबल हों, स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं जो फैक्ट्री की तरह काम ना करें, बच्चे जो हैं वहाँ पर एंजॉय करें, ऐसी सिचुएशन हो। एफोर्डेबल रेट्स पर वो घर या तो रेंट कर सके या तो खरीद सके, सारे लोगों के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, और जो मुंबई में अलग अलग जो कोस्टल एरियाज हैं, राइट, तो वहाँ पर जाकर लोग जो हैं वो एंजॉय कर सके। जो चौपाटी है मुंबई की वो काफ़ी फेमस है। आई एम श्योर आप कभी मुंबई गए होंगे तो आपने चौपाटी पर गए होंगे। मीन्स मैं तो आज मुंबई की बात निकली है तो लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं बहुत साल पहले, आई थिंक 15-20 साल हो गए, 15 साल से ज़्यादा का वक्त, 15 नहीं 20 साल हो गए होंगे जब मैं मुंबई गया था, और दैट वाज माय लास्ट टाइम आई वेंट टू मुंबई। फिर वो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वो अलग बात है, दैट्स नॉट गोइंग टू मुंबई, लाइक सिटी में जाना, वहाँ पर 2-3 दिन रहना। तो अभी तक मैं 2 बार शायद गया हूँ। एक टाइम पर बहुत छोटा बच्चा था उस टाइम पर, और एक टाइम व्हेन आई वाज अराउंड, आई थिंक आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, उस टाइम पर मैं गया था। तो उस टाइम पर मुंबई जो है वहाँ पर जाते थे तो ऑफ कोर्स वो एक बातें सुनी थी, फिल्मों में देखा था मुंबई, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तब देखने को मिलता है कि उस समय पर तो बहुत गंदगी थी, राइट। आई आई स्टिल रिमेंबर द विजुअल्स, लाइक आप कहाँ जहाँ पर भी जा रहे हैं, मेन रोड पर जा रहे हैं, तो यू फाइंड पीपल इन ओपन डेफिकेशन, और ये सारी चीज़ें बहुत हो रही थी। अच्छी गाड़ियाँ भी दिख रही हैं आपको और दूसरी तरफ गरीबी भी दिख रही थी। तो ये सारी, मैं आई एम श्योर अब तो बहुत चेंज हो गया होगा मुंबई। और ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये मुंबई में, मुंबई इज़ अ बेंचमार्क यू नो फॉर आवर कंट्री। तो सिर्फ मुंबई नहीं, हमारे देश के जितने भी बड़े शहर हैं उनके सपने मोर लाइकली यही हैं कि बेसिक सेट ऑफ नीड्स जो हैं वो उनको चाहिए, और इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। हमें यानी कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे सिटीज़ जो हैं वो चेंज हो गया। और हमारे सिटीज़ जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन होते हैं, और क्रिएटिविटी के भी इंजन होते हैं हमारे सिटीज़। तो सिटीज़ जो हैं वो ब्यूटीफुल होने चाहिए, राइट। अभी हमारे सिटीज़ जो हैं वो, हमारे देश के सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी
मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिफ़िकल्टी, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हर शहर में ऐसी सिचुएशन होने लगी हैं, विच इज़ वेरी सैड। जंप ऑन टू रिसाइकल सैडल फॉर नेट ज़ीरो, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। नेट ज़ीरो को अचीव करने के लिए 2070 में हमने जो लक्ष्य रखा है, तो इसके लिए हमें चाहिए सर्कुलर इकोनॉमी। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी इज अ मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच इन्वॉल्व्स शेयरिंग, leasing, reusing, repairing, refurbishing, recycling existing materials and products as long as possible. Basically, सर्क्यूलर इकोनॉमी का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर चीज़ों को रिसाइकल किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है, रिफर्बिश किया जाता है, राइट, चीज़ों को आप शेयर करें, लीज करें, तो ऐसी इकोनॉमी को क्रिएट करना। A circular economy will require laying the foundation of an economy in which products and materials are designed in a manner that they can be reused, remanufactured, recycled and recovered. तो हमें ऐसी इकोनॉमी की स्थापना करनी पड़ेगी जहां पर प्रोडक्ट्स और मटेरियल को हम डिज़ाइन ही ऐसी तरह करें कि हम उसको रीयूज़ कर सके, राइट, बार बार इसको रीयूज़ कर सके, बार बार इसको रीयूज़ कर सके, ताकि हमें और ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है वो एक्सट्रैक्ट करना ना पड़े। अब आने वाला बजट जो है, तो इसमें अलग अलग सेक्टर के लिए ये सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर कुछ रोड मैप्स दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें होगी। तो इसकी ब्लूप्रिंट जो है वो निकालना बहुत ज़रूरी होगी, ताकि एक एक सेक्टर को किस प्रकार की मदद मिलेगी, कैसे ये ट्रांजिशन हो सकता है कि एक लीनियर इकोनॉमी जो होती है उससे सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ हम कैसे, फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर हम कैसे बढ़ेंगे। तो इसकी क्लियर पॉलिसीज़ या फिर क्लियर जो रास्ता है वो सरकार को तय करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ फिस्कल एलिमेंट, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को, कुछ सेक्टर्स को आपको फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी ये खर्च जैसा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। हमारे देश को एक नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी भी निकालने की ज़रूरत है। ये फाइनलाइज तो मीन्स 4 साल पहले फाइनलाइज हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसको इम्प्लीमेंटेशन में या फिर लॉन्च नहीं किया गया है। तो वी नीड दिस थिंग एज वेल कि मटेरियल फुटप्रिंट जो है वो भारत की ग्रो होगी। जैसे जैसे देश इम्प्रूव होगा या फिर ग्रोथ होगा देश का, नॉट इम्प्रूव लेकिन ग्रोथ जब होगा, तब वैसे वैसे और ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। और रिसोर्सेज हमारे पास, सभी देशों के पास लिमिटेड हैं। तो अभी जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे हम सर्कुलर इकोनॉमी बना सके, इस पर हमें आज से ही काम करना जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना ये 2070 वाला गोल जो है वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। Isn't it simple as that? And that's basically everything in today's discussion. दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारी की सारी कमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इट वर्क्स लाइक ए फ्यूल। जो क्यूरियसली एजुकेशन का बर्थडे था 19 जनवरी को, तो कल भी कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी जो विशेस हैं वो हमारे साथ शेयर की हैं, ग्रीटिंग्स शेयर की हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, इट रियली मीन्स अ लॉट। और आज का लेक्चर जो है, इससे अगर आप इंस्पायर्ड हुए हैं, देन प्लीज़ पास इट टू समवन यू वांट टू इंस्पायर। डू सपोर्ट मिशन लाइफ। एंड कल संडे है, तो कल द हिंदू एनालिसिस वाला लेक्चर जो है वो नहीं आएगा ना। वी विल मीट ऑन मंडे एज फार एज दिस सीरीज इज कंसर्न। दूसरे लेक्चर्स जो हैं, फोकस टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर्स जो हैं, वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो एंजॉय योर वीकेंड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।